आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की मिट्टियों का अध्ययन करेंगे। तो भारत जैसे बड़े देश में उच्चावास और जलवायु संबंधी दशाओं में विविधताएं पाई जाती है, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ की मिट्टियों में भी भिन्नता पाई जाएगी, क्योंकि जो मिट्टियाँ होती है वो जलवायु का अनुसरण करती है। जिस प्रकार की जलवायु होगी मिट्टी का प्रकार भी परिवर्तित होता जाएगा। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है। पहला है जलोढ़ मिट्टी। ये सर्वोत्तम प्रकार की मिट्टी होती है जो सर्वाधिक उर्वरता लिए हुए होती है। यह मिट्टी देश के 40% भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस मिट्टी में रेत, क्ले आदि भिन्न भिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। इस जलोढ़ मिट्टी के प्रमुखतः 2 क्षेत्र पाए जाते हैं। 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं? जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत में 2 प्रमुख क्षेत्रों में पाई जाती है। पहला तो है इसका उत्तर का विशाल मैदान, जो मुख्यतः कौन सी गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तर के विशाल मैदान में मुख्यतः गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में। दूसरा जो होगा वो नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में, यानी जो भी अन्य नदियां हैं उनके जो डेल्टाई क्षेत्र हैं वहां पर क्या होगा, डेल्टाई क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों से लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी है, कहाँ पे मिट्टी है वो बिछाई जाएगी, क्योंकि वहां पर निक्षेपण पाया जाता है, निक्षेपण की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, जिसके कारण नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में भी इस प्रकार की जलोढ़ और वर मिट्टी का विस्तार देखा जाएगा। तटीय मैदानों में डेल्टाई प्रदेशों में यह प्रचुरता में मिलती है, और पीडमांट जो मैदान होते हैं वहां पर भी इनकी पीडमांट मैदान कौन से होते हैं, जैसे ये पर्वत, मान लो ये कोई पर्वत श्रेणी है, ये पर्वत श्रेणी है, और फिर ये जैसे ही मैदानी भागों में मिलेगी तो यहाँ से जैसे ही नदी नीचे उतरेगी, ये जो क्षेत्र है ये पीडमांट क्षेत्र कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही नदी मैदानों में प्रवेश करेगी इसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेग कम होने के कारण ये जो मिट्टी आकर अपने साथ लेके आई है उसका जमाव इन क्षेत्रों में कर देगी, तो इन्हें पीडमांट मैदान के नाम से जाना जाता है। इन मैदानों में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टिकोण से इसे बांगर व खादर में विभक्त किया जाता है। अगर जलोढ़ मिट्टी की बात की जाए, इसके प्रकारों की बात की जाए, तो ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होती है बांगर, एक होती है खादर, और तीसरी एक और होती है तराई। ठीक है, तराई क्षेत्रों में तो मुख्यतः क्या होता है कि जल का भराव अपेक्षाकृत अधिक होता है, यानी दलदली मिट्टी होती है, इसलिए ये ज्यादा काम में नहीं आती है। और बांगर और जो खादर मिट्टी होती है ये क्या होती है, कृषि की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होती है। तो बांगर मिट्टी की अगर बात की जाए तो जो बांगर क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जहां पर नदियों की बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता, अर्थात 3-4 साल में क्या होता है, जो अपेक्षाकृत, मान लो ये नदी का क्षेत्र है और ये जो आसपास का क्षेत्र है ये अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा क्षेत्र है, और ये जो क्या होगा, ये नदी से अपेक्षाकृत नीचा क्षेत्र होगा। तो जैसे ही नदी में बाढ़ आएगी तो इन क्षेत्रों में तो हर साल क्या होगा, नदी द्वारा मिट्टी बिछाई जाएगी। लेकिन ये अपेक्षाकृत ऊंचे क्षेत्र हैं, जब नदी में बाढ़ अपेक्षाकृत अधिक आएगी तो इन ऊंचे क्षेत्रों पर क्या होगा, मिट्टी का बिछाव पाया जाएगा। तो यहाँ पर 3 से 4 सालों में ही जो होगी नवीन जलोढ़ मिट्टी का बिछाव होगा बाढ़ आने के कारण, तो इसे बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और ये अपेक्षाकृत नीचे वाले भूभाग जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है और नहीं कांपी मिट्टी का बिछाव पाया जाता है, तो उन क्षेत्रों को खादर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। प्राचीन जलोढ़क को बांगर कहा जाता है, जिसमें कंकड़ व कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। इसका रंग काला या भूरा होता है। खादर मिट्टी से यह लगभग 30 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी इसलिए क्योंकि हर साल यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का बिछाव नदी द्वारा नहीं किया जा रहा। नवीन जलोढ़क, जिसे कि खादर भी कहा जाता है, यहाँ पर हर साल बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टियां होती है। बांगर की तुलना में यह अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि हर साल ही यहाँ पर क्या है, नई मिट्टियों का बिछाव हो रहा है, इसलिए यह बांगर मिट्टी की तुलना में अपेक्षाकृत क्या होगी, अधिक उपजाऊ होगी। जलोढ़ मिट्टियां जो होती है वो पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना व कार्बनिक तत्वों में धनी होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी होती है। यानी इसमें पोटास अपेक्षाकृत, पोटास अगर बात की जाए तो सामान्यतः अगर भारत की मिट्टियों की बात की जाए तो इसमें NPK जो H होगा, इनके NPK की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, पोटास, और ये नाइट्रोजन हो गया, ये पोटास हो गया, ये फास्फोरस हो गया, इनकी कमी पाई जाती है। लेकिन अगर जलोढ़ मिट्टी की बात की जाए तो इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, लेकिन इसमें फास्फोरिक एसिड जो होता है वो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगर पोटाश की बात की जाए तो यहाँ पर पोटाश भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, यानी K की भी कमी नहीं होती, लेकिन ह्यूमस तत्वों की यहाँ पर कमी पाई जाती है। ठीक है।
अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं काली मिट्टी, जिसे कि रेगूर मिट्टी या कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में मुख्यतः जो होती है ये कपास की कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए इसे रेगूर मिट्टी या फिर कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रंग इसका काला होता है, कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। यह लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। अगर जलोढ़ मिट्टी की बात की जाए तो हमने देखा था कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो उसके प्रमुख क्षेत्र 2 क्षेत्र हैं। एक तो कौन सा हो गया, उत्तर का विशाल मैदान वाला ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसमें यहाँ पर मुख्यतः बांगर मिट्टी का विस्तार होता है। ये जो क्षेत्र है, जैसे जैसे हम बंगाल की खाड़ी वाले यानी गंगा नदी आगे की ओर बढ़ती है तो ये प्रमुख जो क्षेत्र होते हैं ये खादर मिट्टी के क्षेत्र होते हैं। इसके अलावा जो नदियों के डेल्टाई क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि जो पूर्वी तटीय मैदान है भारत के, यहाँ पर नदियां किसका निर्माण करती है, डेल्टाओं का निर्माण करती है। यहाँ पर मुख्यतः बड़ी नदियां जैसे महानदी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, तो ये नदियां क्या करती है, अपने डेल्टा का निर्माण करती है, जिसके कारण इन डेल्टाई प्रदेशों में मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अब बात की जाए दूसरी काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी की, तो हम देखते हैं कि ये जो काली मिट्टी और रेगूर मिट्टी वाला जो क्षेत्र होता है ये मुख्यतः ये वाला क्षेत्र होता है। इस मिट्टी का अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो ये मुख्यतः जो क्रिटेशियस काल में भारत में दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी आए थे, तो इस ज्वालामुखी से जो लावा होता है वो इस क्षेत्र में फैल गया था। तो इस लावा के टूटने, जब ये लावा, इन लावा की चट्टानों के टूटने के कारण ही काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा के अपक्षय या अपर्दन से ही हुआ है। इसके निर्माण में चट्टानों की प्रकृति के साथ साथ जलवायु की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक मिट्टियों को 2 भागों में और बांटा जाता है, क्षेत्रीय मिट्टी या अक्षेत्रीय मिट्टी, जोनल या एजोनल सॉइल। तो जोनल सॉइल यानी क्षेत्रीय मिट्टी, उस मिट्टी को कहा जाता है कि उसका निर्माण भी जिस क्षेत्र में भी यह वर्तमान में उपलब्ध है वहीं पर हुआ है। तो इसमें जो सॉइल प्रोफाइल होगी वो क्या होगी, उन्नत प्रकार की होगी। और एजोनल मिट्टी या अक्षेत्रीय मिट्टी इस प्रकार की होती है कि जिनका निर्माण तो कहीं और हुआ है लेकिन वर्तमान में ये कहीं और पाई जा रही है। जैसे कि हम जलोढ़ मिट्टी का पढ़ें तो ये जलोढ़ मिट्टी होती है, ये मुख्यतः पर्वतों से नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई होती है। तो इस क्षेत्र पर इनका निर्माण, इसके आधार चट्टानें नहीं पाई जाती, तो इन्हें अक्षेत्रीय मिट्टी कहा जाता है। लेकिन अगर काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी की बात करें तो हम देखते हैं कि ये जो काली मिट्टी है ये मुख्यतः यहाँ पर जो क्रिटेशियस काल में दरारी उद्गार के फलस्वरूप लावा जमा था, इन लावा की चट्टानों के अपक्षय व अपर्दन के कारण ही इस काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। यानी ये उसी क्षेत्र में पाई जा रही है जहाँ पर इसकी आधार चट्टानें मौजूद है, तो इसे हम जोनल सॉइल के नाम से भी जानते हैं। अतः इस मिट्टी का सॉइल जो प्रोफाइल होगा वो क्या होगा, उन अपेक्षाकृत अधिक विकसित होगा। इनके निर्माण में चट्टानों की प्रकृति के साथ साथ जलवायु की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहाँ पर मैग्नेटाइट, लोहे, एल्यूमिनियम के सिलिकेट और ह्यूमस आदि तत्वों की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। इस मिट्टी की एक विशेषता ये होती है कि जैसे ही ये गीली होती है ये क्या होती है, दलदली या चिपचिपी मिट्टी के रूप में हो जाती है, और जैसे ही ये सूखती है तो वैसे ही इसमें क्या होती है, बहुत बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है। तो ऐसे लगता है जैसे स्वतः जुताई हो रही है। तो इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बेहतर होती है, इसलिए शुष्क कृषि करने के लिए भी यह उपयुक्त मिट्टी है। इसमें कपास, मोटे अनाज, तिलहन, सूर्यमुखी, अरंडी, सब्जियां व खट्टे फलों, सिट्रस फ्रूट की कृषि की जाती है। इस मिट्टी में मुख्यतः लोहा, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट आदि तत्वों की प्रचुरता होती है, जबकि NPK की इसमें कमी पाई जाती है। N यानी नाइट्रोजन, P यानी फास्फोरस और H यानी कार्बनिक तत्व या ह्यूमस की इसमें कमी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाल मिट्टी।